Hello everyone. This video we will study topic about iron and steel factories come up in India means भारत में लोहा व इस्पात कारखानों का उदय and this video is third part of chapter weavers, iron smelters and factory owners. So let's start. Read about topic iron and steel factories come up in India. In the year 1904, Charles Weld and Dorabji Tata explored the hill pointed out by the Agaria pupil and found one of the finest iron ores in the world. Rajhara Hills had one of the finest ores in the world. साल 1904 की बात है। अप्रैल के महीने में अमेरिकी भूवैज्ञानिक चार्ल्स वेल्ड और जमशेदजी टाटा के सबसे बड़े बेटे दोराबजी टाटा छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क भंडारों की खोजबीन करते घूम रहे थे। वे भारत में एक आधुनिक लौह एवं इस्पात संयंत्र लगाने के लिए अच्छे लौह अयस्क भंडार की तलाश में कई महीने और काफ़ी सारा पैसा खर्च कर चुके थे। जमशेदजी टाटा भारत में बड़ा लौह एवं इस्पात कारखाना लगाने के लिए अपनी संपत्ति का बहुत बड़ा भाग खर्च करने को भी तैयार थे, लेकिन इसके लिए सबसे पहली कंडीशन शर्त यह थी कि उम्दा लौह अयस्क भंडारों का पता लगा लिया जाए। एक दिन कई घंटे तक जंगल की खाक छानने के बाद वेल्ड और दोराबजी एक छोटे से गांव में जा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि कुछ आदमी औरत टोकरियों में भरकर लौह अयस्क ले जा रहे थे। ये अगरिया समुदाय के लोग थे। जब उनसे पूछा गया कि वे लौह अयस्क कहाँ से लाए तो उन्होंने दूर स्थित एक पहाड़ी की तरफ उंगली उठा दी। वेल्ड और दोराबजी घने जंगलों से होते हुए काफ़ी देर बाद थक कर उस पहाड़ी पर जा पहुँचे। पहाड़ी का अध्ययन करने के बाद वेल्ड ने बताया कि उन्हें जिस चीज़ की तलाश थी वह मिल चुकी है। राजरा पहाड़ियाँ दुनिया की सबसे बेहतरीन लौह अयस्क भंडारों में से एक थी। A few years later, a large areas of forest was cleared on the bank of the river Suvarnrekha to set up the factory and an industrial township Jamshedpur. The Tata Iron and Steel Company (TISCO) that came up began producing steel in 1912. कुछ साल बाद सुवर्ण रेखा नदी के तट पर बहुत सारा जंगल साफ करके फैक्ट्री और एक औद्योगिक शहर बसाने के लिए जगह बनाई गई। इस शहर को जमशेदपुर का नाम दिया गया। इस स्थान पर लौह अयस्क भंडारों के निकट ही पानी भी उपलब्ध था। यहाँ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में टिस्को कहा जाता है, की स्थापना हुई, जिसमें 1912 से स्टील का उत्पादन होने लगा। In 1914, when the First World War broke out, imports of British steel into India declined dramatically and the Indian Railways turned to TISCO for supply of rails. आमतौर पर ब्रिटेन में बने स्टील आयात कर रहा था। भारत में रेलवे के विस्तार की वजह से ब्रिटेन में बनी पटरियों की भी यहाँ भारी मांग थी। काफ़ी समय तक भारतीय रेलवे से जुड़े अंग्रेज विशेषज्ञ यह मानने को तैयार ही नहीं थे कि भारत में भी श्रेष्ठ इस्पात का निर्माण संभव है। जब तक टिस्को की स्थापना हुई, हालात बदलने लगे थे और 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ और ब्रिटेन में बनने वाले इस्पात को यूरोप में युद्ध संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए झोंक दिया गया। इस तरह भारत आने वाले ब्रिटिश स्टील की मात्रा में भारी गिरावट आई और रेल की पटरियों के लिए भारतीय रेलवे टिस्को पर आश्रित हो गया। जब युद्ध लंबा खिंच गया तो टिस्को को युद्ध के लिए गोलों के खोल और रेलगाड़ियों के पहियों बनाने का काम भी सौंप दिया गया। By the 1919, the colonial government was buying 90% of the steel manufactured by TISCO. Over time, TISCO became the biggest steel industry within the British Empire. और 1919 तक स्थिति यह हो गई थी कि टिस्को में बनने वाले 90% इस्पात को औपनिवेशिक सरकार ही खरीद लेती थी। जैसे जैसे समय बीता, टिस्को समूचे ब्रिटिश साम्राज्य में इस्पात का सबसे बड़ा कारखाना बन चुका था।
सूती कपड़े की तरह लोहे एवं इस्पात के मामले में भी औद्योगिक विस्तार तभी शुरू हुआ जब भारत में ब्रिटिश आयात गिरने लगा और भारतीय औद्योगिक वस्तुओं की मांग में इजाफा हुआ। ये बदलाव पहले विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद सामने आए। जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन विकसित हुआ, औद्योगिक वर्ग ताकतवर होता गया और सरकारी संरक्षण की मांग बुलंद होती गई। भारत पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए संघर्षरत ब्रिटिश सरकार को औपनिवेशिक शासन के आखिरी दशक में इनमें से बहुत सारी मांगें माननी पड़ी। यहाँ पे जो आपका चैप्टर था वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स, इस वीडियो के साथ कंप्लीट होता है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड वेल व्हाट वाज taught in this chapter. Thank you for watching.